हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स की सीरीज़ रहेगी। वीकली करंट अफेयर्स यानी WCA के तहत ये सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम पूरे वीक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया करेंगे। और साथ ही साथ में ये सीरीज़ जो भी वनडे एग्ज़ाम रहते हैं उनके लिए और UPPSC यानी PCS और UPSC जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए दर्शक साथी जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए, क्या हैं विशेष खबरें। ये वीडियो सबसे बड़ी वीडियो रहेगी, आगे से वीकली मिलेंगी, लेकिन इसमें हमने पूरे जनवरी माह का जो करंट अफेयर है महत्वपूर्ण उसको लिया है, कवर करने की कोशिश की है। शुरुआत में है कुछ हेडलाइंस। सियोमारा कास्ट्रो बनी होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। दूसरी हैं शहीद दिवस मनाया गया है 30 जनवरी को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। इंडियाज़ फर्स्ट संविधान पार्क राजस्थान में जयपुर में बनेगा। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के साथ गुरुग्राम में खुला है भारत का सबसे बड़ा स्टेशन। अनंत नागेश्वरन बने हैं भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। लाला लाजपत राय बर्थ एनिवर्सरी 28 जनवरी को मनाई गई है। अब इन खबरों का एक विश्लेषण से चर्चा कर लेते हैं। कुछ ऐसे साथी जो केवल हेडलाइंस जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। अब हम महत्वपूर्ण एग्ज़ाम यानी PCS और UPSC IAS जैसे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सारी खबरों को विस्तार से भी जानेंगे। तो हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पाठकों को बता दें कि सियोमारा कास्ट्रो यहाँ होंडुरास की 56वें राष्ट्रपति के रूप में जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। इससे पहले हर्नांडेज ने 27 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2022 तक 8 वर्षों के लिए यह पद संभाला है। गौरतलब है कि वामपंथी पार्टी की उम्मीदवार सियोमारा कास्ट्रो ने नवंबर में चुनाव में जीत दर्ज की थी। उनके पति एवं पूर्व राष्ट्रपति जोस मैनुअल जेलिया को 2009 में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्होंने नेशनल पार्टी के 12 साल के शासन के विरोध में जनता में असंतोष की लहर को और बढ़ावा दिया था, जो पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज के दूसरे कार्यकाल में चरम पर पहुंच गया था। चलते हैं दूसरी न्यूज़ पर। हाल ही में 30 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया गया है। 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस मनाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बिड़ला हाउस में हत्या कर दी गई थी। ध्यान रहे कि इसके अलावा प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसलिए इन अमर शहीदों की याद में 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी की स्कूली शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई थी। 4 सितंबर सन 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों की अगुवाई की थी। बापू के नाम से पहचाने जाने वाले महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और सादगी के असाधारण व्यक्तित्व थे। वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और एक अहिंसक राष्ट्र के रूप में बनाए रखने के प्रबल समर्थक थे, जिसके कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हाल ही में 35 वर्ष के स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब अपने नाम किया है। बता दें कि यह नडाल के कैरियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन और ओवरऑल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नडाल इसके साथ ही ग्रैंड स्लैम के 145 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ा है। अब तक इन दोनों के नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम टाइटल थे। ध्यान देना, इनके देश ज़रूर पूछे जाते हैं। रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, जबकि नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के खिलाड़ी। इसके अलावा एशली बार्टी ने अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। इसके साथ ही 44 साल की बार्टी महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी भी बनी है।
हाल ही में राजस्थान के राजभवन में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे संविधान पार्क में चरखा कातते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का विशेष आकर्षण के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा एक अन्य वीथी में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की मूर्ति प्रदर्शित की जाएगी। महात्मा गांधी और भारत गौरव स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाएं भी कलाकारों द्वारा निर्मित कर यहाँ लगाई जाएंगी। क्या है फर्स्ट संविधान पार्क? इस पार्क में आने वाले राहगीर राजस्थान और संविधान से जुड़ा इतिहास करीब से जान सकेंगे। इस पार्क में 45 तरह की मूर्तियां, शिलालेख और अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य यहां पर किए जा रहे हैं और एक विशाल तिरंगा स्तंभ भी स्थापित किया जाएगा। हाल ही में 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया। बता दें कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट वाला 100 चार्जिंग पॉइंट वाला ये भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। इससे पहले नवी मुंबई में स्थित 16 AC और 4 DC चार्जर वाला स्टेशन सबसे बड़ा माना जाता था। अबाउट इंडियाज़ लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हाईवे के तकनीकी पायलट नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंतर्गत गुरुग्राम के सेक्टर 52 में इलेक्ट्रीफाई हब से हुई है। इस स्टेशन पर लगे AC और DC फास्ट चार्जिंग से एक दिन में 576 वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। हाल ही में डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि अनंत यहाँ इस पद पर KV सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 17 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया था। इससे पहले सुब्रमण्यम को आगामी 3 वर्ष के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। जानते हैं अनंत नागेश्वरन के बारे में। अनंत नागेश्वरन ने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उनके पास मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि भी है, जो कि मैथमेटिक्स के लिए एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 पर ट्रेंड करती है। वह IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन थे। वह केरिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। अनंत नागेश्वरन वर्ष 2019 से 2021 के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है। बता दें कि लाला लाजपत राय ने एक राजनेता, लेखक और वकील के तौर पर देश को अपना अमूल्य योगदान दिया था। उनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के ढुडकी गांव में हुआ था। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया है। लाला लाजपत राय के बारे में जान लेते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म जैन परिवार में हुआ था। उनके माता पिता मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल और गुलाबी देवी अग्रवाल थे। उनके पिता एक उर्दू और फारसी स्कूल में सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा रेवाड़ी पंजाब में की थी। वह एक बैंकर भी थे। उन्होंने देश को पहला स्वदेशी बैंक दिया था। पंजाब में लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के नाम से पहले स्वदेशी बैंक की नींव रखी थी। चलते हैं अगली हेडलाइंस पर। हेडलाइंस कुछ इस प्रकार से हैं। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी को मनाया गया है। पद्मा अवार्ड्स 2022 घोषित कर दिए गए हैं। 128 हस्तियों को मिला है। नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया है 25 जनवरी को। आइए इन सभी खबरों का विश्लेषण करते हैं। हाल ही में अर्जुन अवार्ड व पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत और 1964 टोक्यो ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। बता दें कि चरणजीत सिंह हॉकी में देश के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार रहे हैं। वह ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम की कप्तानी के साथ वह 1960 रोम ओलंपिक की रजत पदक विजेता टीम में भी थे और इसके अलावा वह 1962 एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता टीम के भी सदस्य रहे हैं। चरणजीत सिंह के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म नेहरिया में हुआ था। उन्होंने अपने गांव के ही स्कूल में प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद जालंधर के लायलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से BSc कृषि की थी। वह वर्ष 1949 में पहली बार यूनिवर्सिटी की तरफ से खेले और वर्ष 1958 से लेकर के 1965 तक एक लंबे समय तक लगातार देश का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट, हाल ही में पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PISB ने पुष्प कुमार जोशी को भारत की तेल वितरण कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात HPCL का नया चेयरमैन
एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। पाठकों को बता दें कि पुष्प जोशी वर्तमान में कंपनी में HR डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। जोशी यहाँ इस पद पर मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो रहे हैं। जान लेते हैं पुष्प कुमार जोशी जी के बारे में। पुष्प कुमार जोशी 1 अगस्त 2012 से HPCL के मानव संसाधन निदेशक हैं। जोशी ने HR मैनेजमेंट में डॉक्टरेट किया है। उन्होंने जमशेदपुर से मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर और आंध्र विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया है। जोशी के पास फिलहाल 30 साल का लंबा HR और मैनेजमेंट से जुड़ा अनुभव है। अब जान लेते हैं HPCL के बारे में। HPCL एक महारत्न कंपनी है और इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। HPCL अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ल्यूब बेस ऑयलों का उत्पादन करने वाली कंपनी है। HPCL के पास 2 प्रमुख रिफाइनरियां हैं, जिसमें से एक मुंबई वेस्ट कोस्ट में स्थित है और दूसरी रिफाइनरी विशाखापट्टनम यानी ईस्ट कोस्ट में स्थित है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी। हालांकि इसकी पूरी प्रक्रिया होना अभी बाकी है। यहाँ 24 लोकसभा क्षेत्रों को जिलों में बदला जा रहा है। विशाखापट्टनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसे 2 जिलों में विभाजित किया जाएगा। नए जिलों के नाम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अन्नाकारापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलुरु, NTR, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्यसाई, अन्नामैया, श्री बालाजी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आखिरी बार आंध्र प्रदेश में वर्ष 1979 में नया जिला बनाया गया था। उस वक्त आंध्र प्रदेश अविभाजित था। 1979 में विजयनगरम जिला बनाया गया था। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक अर्थात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। यहाँ भारत को पिछले साल की तुलना में 1 स्थान का सुधार हुआ है। पिछली बार भारत इस रिपोर्ट में 86वें स्थान पर था। इस सूची में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं इस रिपोर्ट में दक्षिण सूडान 11 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान को इस रिपोर्ट में 140वां स्थान मिला है, अफगानिस्तान को 174वां स्थान, बांग्लादेश 147वें पर और श्रीलंका 102वें स्थान पर रहा है। जान लेते हैं कि ये इंडेक्स क्या है। विशेषज्ञों और व्यवसायियों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की सूची तैयार की जाती है। यह रैंकिंग 0 से लेकर के 100 अंकों के पैमाने का उपयोग कर तय की जाती है। यहाँ 0 अंक प्राप्त करने वाला देश सबसे भ्रष्ट होता है, जबकि 100 अंक प्राप्त करने वाला देश को भ्रष्टाचार की दृष्टि से सबसे स्वच्छ माना जाता है। तो भारत का स्थान इसमें रहा है 85। इससे पहले भारत का स्थान रहा था 86 यानी 86 में। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दिवस को प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में संविधान लागू किया गया था। ध्यान रहे कि देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली के साथ लागू किया गया था और इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान निर्माण की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए हैं। संविधान के बनने के बाद समिति ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभापति को सौंप दिया। यही वजह है कि 26 नवंबर को हम सभी मिलकर के संविधान दिवस भी मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। यह 22 भागों में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान हुआ है। इस बार 128 लोगों को पद्म सम्मान मिलेगा। इसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस बार पूर्व CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों की ये लिस्ट है। पूरी लिस्ट को आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। प्रभा अत्रे जो कि कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र के हैं। राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं। राधेश्याम खेमका को गीता प्रेस गोरखपुर का भी जो संरक्षक है उसके रूप में भी देखा जाता है और वो इस वक्त गीता प्रेस का संचालन भी कर रहे हैं। जनरल विपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड के रहे हैं, उन्हीं को भी मरणोपरांत दिया गया है। राधेश्याम खेमका भी मरणोपरांत ही मिला है। उन्होंने काफ़ी दिन गीता प्रेस गोरखपुर की सेवा की है। कल्याण सिंह भी जो कि मरणोपरांत लोक कार्य के लिए उत्तर प्रदेश में
उनको भी मिला है। वो भी उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले वो राजस्थान में राज्यपाल भी रहे थे। पद्म भूषण की अगर बात करें तो विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल से। गुरमीत बाबा, उनको भी मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र में, पंजाब से हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य, लोक कार्य के लिए, पश्चिम बंगाल से। नटराजन चंद्रशेखरन, व्यापार और उद्योग, महाराष्ट्र से। कृष्णा एला और श्रीमती चित्रा एला, दोनों को एक साथ मिला है, व्यापार और उद्योग, तेलंगाना से। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिए हैं, बाकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, उसको आप वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। हाल ही में 25 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए मनाया, पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत की जीडीपी में पर्यटन दिवस का गहरा प्रभाव है। साल भर विश्व के स्तर से लोग भारत के दार्शनिक स्थल देखने आते हैं, जिसमें भारत का आर्थिक स्तर बढ़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पर्यटन से लगभग 7.7% लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। यह भी ध्यान रहे कि पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में इस दिन की शुरुआत साल 1948 में ही हो गई थी, जब देश आज़ाद होने के बाद भारत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया। इसके 3 साल बाद यानी 1951 में कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालय में बढ़ोतरी की गई। चलिए अब देखते हैं आगे की और हेडलाइंस। आईसीसी अवार्ड्स 2021 में दिए गए हैं और विजेताओं की पूरी सूची पर हम चर्चा करेंगे। नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 संपन्न हो गई, लद्दाख की टीम बनी विजेता। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके जो कि 29 बच्चों को मिले हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 पीवी सिंधु ने जीता महिला एकल का खिताब। पैरा बैडमिंटन अकेडमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुई है, भारत की प्रथम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2021 के अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। वहीं भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है। ध्यान रहे कि यह व्यक्तिगत श्रेणी में खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि इसमें तीनों प्रारूपों के आधार पर खिलाड़ी का चयन किया जाता है। विनर की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना जो कि भारत से हैं। वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेमी ब्यूमॉन्ट जो कि इंग्लैंड की हैं। वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली साउथ अफ्रीका से। इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना पाकिस्तान से। वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्रिया मे जेपेडा ऑस्ट्रिया से। मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान से। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहीन आफरीदी पाकिस्तान से। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड से। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान से। इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जानेमन मलान साउथ अफ्रीका से। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीसान मकसूद ओमान से। और आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मत साउथ अफ्रीका से। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के इतने सारे खिलाड़ी आईसीसी के अवार्ड लिस्ट में सम्मिलित रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काजा में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप में लद्दाख की महिला टीम ने खिताब पर कब्जा किया है। इस चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की टीम उपविजेता और दिल्ली सेकंड रनअप रही है। ध्यान रहे कि इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, ITBP लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमों ने हिस्सा लिया था। यहाँ लद्दाख की टीम को स्वर्ण पदक व ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं उपविजेता टीम चंडीगढ़ को सिल्वर मेडल मिला और दिल्ली की टीम को तीसरा स्थान हासिल करने पर कांस्य पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट वितरित किया गया है। हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष बहादुर और प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। इस बार के विजेताओं में किसी ने टूटे हुए कांच पर नृत्य का करतब दिखाया तो किसी ने आतंकवादियों को बातचीत में उलझाकर अपने परिवार की जान बचाई। कई बच्चों ने नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में इस कम उम्र में ही अपनी हुनर की बानगी पेश की है। देखते हैं विनर्स की लिस्ट क्या है। गौरी माहेश्वरी कला और संस्कृति के लिए मिला है। रेमोना इवेट परेरा कला और संस्कृति के लिए। देवी प्रसाद कला और संस्कृति के लिए। सैयद फतीन अहमद कला और संस्कृति के लिए। दौलास लंबायूम कला और संस्कृति के लिए। ये टॉप 5 बच्चे हैं। इसके अलावा पूरे 29 बच्चों की लिस्ट आपके सामने है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। इस पुरस्कार को हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी जो लेने वाले बच्चे हैं वो परेड में भी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।
हाल ही में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में हमवतन मालविका बंसोद को हराकर महिला एकल खिताब जीता है। पाठकों को बता दें कि सिंधु का यह दूसरा सैयद मोदी खिताब है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2017 में भी इस BWF विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट का खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का फाइनल रद्द कर दिया गया। BWF ने एक फाइनलिस्ट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फाइनल मुकाबले को रद्द करने का फैसला किया। जानकारी के लिए बता दें कि पुरुष एकल का फाइनल अर्नोल्ड मर्कले और लुकास क्लेयरबाउट के बीच खेला जाना था। जान लेते हैं विनर लिस्ट के बारे में। ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो की भारतीय जोड़ी ने हमवतन टी हेमा नागेंद्र बाबू और श्रीवेद्या गुरराज यादव को सीधे गेम में हराकर मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया। पुरुष युगल का खिताब मेन वेई चोंग और टी काई वून मलेशिया के ने अपने नाम किया। महिला युगल का खिताब अन्ना चेओंग और तेई मेई जिंग मलेशिया के ने अपने नाम किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई है। बता दें कि इसे एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और द्रोणाचार्य अवार्डी तथा भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने आपस में करार करके लॉन्च किया है। इस अत्याधुनिक सेंटर का लक्ष्य 2024 पैरालंपिक्स में भारत की पदक उम्मीदों में और सुधार करना है। जान लेते हैं पैरा बैडमिंटन एकेडमी के बारे में। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 4 कोर्ट बनाए गए हैं, जिनमें से 2 स्टैंडिंग एथलीट्स के लिए BWF से मंजूर सिंथेटिक मैट से हैं, जबकि 2 व्हील चेयर एथलीट्स के लिए वुडन कोर्ट्स हैं। इसमें अत्याधुनिक जिम, आइस बाथ, स्टीम बाथ, सोना बाथ के लिए सुविधाएं और जाकुजी हाइड्रोथेरेपी भी मौजूद है। इसमें एथलीटों के रहने के लिए डिसेबल्ड फ्रेंडली कमरे भी मौजूद हैं। यहाँ खिलाड़ियों को एक छत के नीचे क्वालिफाइड कोच, फिजियो, फिजिकल ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट और अन्य सपोर्ट स्टाफ मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ हेडलाइंस को। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया गया है। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया है। नुसंतारा बनी है इंडोनेशिया की नई राजधानी। पूर्व भारतीय फुटबॉलर सुभाष भौमिक का निधन हो गया है। जेर्री बना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का पहला दुग्ध गाँव। चलिए जान लेते हैं खबरों का विश्लेषण करते हुए। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर PM मोदी ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया है। ध्यान रहे कि नेताजी की प्रतिमा जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक उसकी जगह होलोग्राम मूर्ति उसी जगह स्थापित रहेगी। नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट पर बनी छतरी में लगाई जाएगी। फिलहाल इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय किया गया है। नेताजी की प्रतिमा को ओडिशा के प्रसिद्ध मूर्तिकार अद्वैत गडनायक द्वारा बनाया जा रहा है। यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची होगी। यह जेट ब्लैक ग्रेनाइट में उकेरी जाएगी। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व शांति और विकास, वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। ध्यान रहे कि इससे पहले 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। वर्तमान समय में मनुष्य के जीवन में शांति और विकास सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं और इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका शिक्षा ही हो सकती है। हर व्यक्ति और बच्चों तक मुफ्त और बुनियादी शिक्षा की पहुंच जल्द से जल्द हो, इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है। हाल ही में 23 जनवरी 2022 को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है। बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। इस बार नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 यानी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। जान लेते हैं नेताजी सुभाष के बारे में। महान देशभक्त और कुशल नेता सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों में न सिर्फ अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी एक अलग फौज भी खड़ी की, जिसे नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर नुसंतारा को देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है। इसका कारण बताया गया है कि जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका है। इससे वहाँ मूलभूत सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ रहा है और यह कदम क्लाइमेट चेंज से आने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए उठाया गया है।
तो ध्यान देना है कि जकार्ता की नई राजधानी नुसंतारा हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1949 में आज़ादी के बाद से जकार्ता ही इंडोनेशिया की राजधानी है। वैसे इससे पहले भी कई देशों ने अपनी राजधानी बदली है, जिनमें ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो थी और अब ब्राज़ीलिया है, और नाइजीरिया की पुरानी राजधानी लागोस थी और अब अबुजा है, और कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती थी और अब नूर सुल्तान है। वहीं म्यांमार की पूर्व राजधानी रंगून थी जो अब नेपीदा है। जान लेते हैं नुसंतारा के बारे में। नुसंतारा का क्षेत्रफल 127,346.92 वर्ग किलोमीटर है। यह खूबसूरत बोर्नियो द्वीप के करीब है। इंडोनेशियाई भाषा में नुसंतारा का मतलब ऐसी जगह से है जो चारों तरफ पानी से घिरी हो। हाल ही में पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी रहे सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। भौमिक ने 20 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने 30 जुलाई 1970 को मर्डेका कप में फार्मूसा के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। उन्होंने भारत के लिए 24 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें उन्होंने 9 गोल किए थे। इसके अलावा वर्ष 1968 में उन्होंने राजस्थान क्लब के साथ प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी। जान लेते हैं सुभाष भौमिक के बारे में। भौमिक का जन्म 2 अक्टूबर 1950 को हुआ था। घरेलू स्तर पर भौमिक ने बंगाल के लिए संतोष ट्रॉफी में 5 बार हिस्सा लिया। यहाँ 4 बार अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियनशिप बनाया, 24 गोल किए। इसके अलावा ईस्ट बंगाल के लिए खेलते हुए उन्होंने 82 गोल किए और अपनी टीम को 3 बार कलकत्ता फुटबॉल लीग का खिताब जिताया, और उन्होंने 3 बार अपने इस क्लब को IFA शील्ड का खिताब भी जिताया। भौमिक ने एक कोच के तौर पर भी बहुत कामयाबी हासिल की। साल 2017 में उन्हें ईस्ट बंगाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले के जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज घोषित किया है। यहां प्रशासन ने एकीकृत दुग्ध विकास योजना के तहत जेर्री के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को मंजूरी भी दे दी है। फिलहाल इस गांव में कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद हैं, जिनमें 370 गाय हैं। दुग्ध गांव का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा हासिल होगी। एकीकृत दुग्ध विकास योजना के बारे में। एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50% अनुदान दिया जाता है। इस योजना में दूध देने की मशीन, थोक दूध शीतलन इकाई, पनीर बनाने की मशीन, खोया बनाने, दही बनाने, क्रीम विभाजक, आइसक्रीम बनाने की मशीन, मक्खन और घी बनाने की मशीन आदि सब पर 50% तक सब्सिडी, और जो अधिकतम 5 लाख रुपए की हो सकती है, दी जाती है। चलते हैं अगली हेडिंग्स पर। चंचल कुमार बने हैं राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD। दिलीप संघाड़ी बने हैं इफ्को के नए अध्यक्ष। मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा स्टेटहुड डे मनाया गया 21 जनवरी को। भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने खेल से ले लिया है संन्यास, और सारा गिल बनी है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। रॉबर्टा मेट्सोला बनी यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष। चलिए अब बात करते हैं खबरों के विश्लेषण की। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1992 बैच के IAS अधिकारी चंचल कुमार को राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। बता दें कि चंचल कुमार ने IIT कानपुर से M.Tech की पढ़ाई की है और वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्रीय मंत्री होने के वक्त से ही उनके साथ हैं। बिहार में वे अक्सर 2 से 3 विभागों को संभालते रहे हैं। ध्यान रहे कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में गुजरात के पूर्व कृषि और संसदीय कार्य मंत्री दिलीप संघानी को सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 11 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन इफ्को अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई के निधन के बाद से यह पद खाली था। इससे पहले संघाड़ी इफ्को के उपाध्यक्ष थे। ध्यान रहे कि दिलीप संघाड़ी सहकारिता क्षेत्र के एक बड़े नाम हैं। संघाड़ी के पास कृषि, सहकारिता और पशुपालन, मत्स्य, गाय पालन, जेल, एक्साइज, लॉ एंड जस्टिस और विधायी एवं संसदीय कार्य जैसा मंत्रालय था। वर्ष 2019 में संघाड़ी इफ्को के उपाध्यक्ष चुने गए थे और 2021 में उन्हें नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया NCUI का अध्यक्ष चुना गया था। वह भारत में सहकारिता क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। हाल ही में 21 जनवरी 2022 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने इन तीनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। जानकारी के लिए बता दें कि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया था। इससे पहले त्रिपुरा और मणिपुर को साल 1949 में भारत में मिलाया गया
और 21 जनवरी 1972 तक पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने तक यह केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जाने जाते थे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को एक अलग राज्य बने 21 जनवरी 2022 को पूरे 50 साल भी हो गए हैं। हाल ही में भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर में हार के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। सानिया मिर्जा ने ऐलान किया कि 2022 दौरे पर उनका आखिरी सीजन होगा। बता दें कि सानिया वर्ष 2003 से पेशेवर टेनिस खेल रही हैं। वह डबल्स में पूर्व नंबर 1 स्थान पर रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल भी जीते हैं। जान लेते हैं सानिया मिर्जा के बारे में। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था। सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की है। उन्होंने महिला डबल्स में साल 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब जीता था। वे मिक्स्ड डबल्स में साल 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन, 2014 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। वे सिंगल्स में टॉप 100 में पहुंचने वाली अकेली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। वर्ष 2004 में अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2006 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में 23 वर्ष की सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। सारा ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है। फिलहाल वह पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी हैं। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए गए हैं। उनका ट्रांसजेंडर नागरिकों के रूप में पंजीयन शुरू हुआ है। पिछले वर्ष पाकिस्तान के किन्नरों के लिए मुल्तान में विशेष स्कूल खोला गया है। किन्नरों ने इसमें पहली बार प्रवेश लिया। इस स्कूल में नर्सरी से माध्यमिक कक्षा तक की पढ़ाई के प्रबंध किए गए हैं। हाल में ही में द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ मेट्सोला ने डेविड सासोली के निधन के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है और वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं। 23 साल की उम्र में वह यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष हैं। यहाँ मेट्सोला मध्य भूमध्य सागर में 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश माल्टा की पहली नेता हैं जो यूरोपीय संघ में शीर्ष स्थान पर पहुंची हैं। देखते हैं आगे की हेडिंग्स को। उन्मुक्त चंद बने हैं ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। विक्रम देवदत्त बने हैं एयर इंडिया के नए प्रमुख। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पोलैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने जीता खिताब। NDRF रेजिंग डे 19 जनवरी को मनाया गया है। गुजरात हाईकोर्ट बनी है न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बने हैं अगले उप-थल सेना अध्यक्ष। हाल ही में उन्मुक्त चंद बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। यहाँ उन्मुक्त ने मेलबर्न रेनगेट्स की ओर से हार्वर्ड हरिकेन्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेला है। जानकारी के लिए बता दें कि BCCI ने महिला क्रिकेटर्स को वुमेन्स बिग बैश लीग में खेलने की अनुमति दे रखी है, लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पुरुष क्रिकेटरों को मेंस बिग बैश लीग में भाग लेने की इजाज़त नहीं है, चूँकि उन्मुक्त चंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट करियर बनाने के लिए पिछले साल भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिसका मतलब यह था कि वह BCCI की तरफ से किसी भी लीग में खेलने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्मुक्त चंद के बारे में बात करें तो चंद ने अपने घरेलू करियर की शुरुआत 2010 में दिल्ली के लिए की थी और वह 8 सीजन तक के होम टीम के लिए खेले। उन्मुक्त चंद ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 21 मुकाबलों में महज 15 की औसत से 300 रन बनाए। 28 साल के उन्मुक्त ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2012 के फाइनल मुकाबले में नाबाद 111 रनों की कप्तानी पारी खेलकर भारत को विजेता बनाया था। हाल ही में विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए टाटा समूह की 18,000 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार की थी। हालांकि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। एयरलाइन को टाटा समूह को सौंपे जाने से पहले विभिन्न नियामक मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। ध्यान रहे, विक्रम देवदत्त AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरीज कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। हाल ही में पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुने गए हैं। बता दें कि उन्होंने लगातार दूसरे साल यह पुरस्कार अपने नाम किया है। इस वर्ष मेसी को दूसरा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी तथा मोहम्मद सालाह को तीसरा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है। इसके अलावा महिला वर्ग में बलोन डी'ओर खिताब जीतने वाली एलेक्सिया पुतालेस को ही इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। फीफा अवार्ड की लिस्ट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, बायर्न म्यूनिख पोलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पुटलेस,
जो कि बार्सिलोना स्पेन की हैं। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर एडवर्ड मेंडी, जो कि सेनेगल चेल्सी से आते हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर हैं क्रिस्टियन एंडलर, जो कि लियोन चिली से आती हैं। मेंस कोच ऑफ द ईयर थॉमस ट्यूसेंस चेल्सी से। वर्ष की महिला कोच एम्मा हेस चेल्सी से। विशेष पुरस्कार महिला क्रिस्टीन सिंक्लेयर पोर्टलैंड थॉर्न्स कनाडा से। विशेष पुरस्कार पुरुष क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड पुर्तगाल से। फीफा फैन अवार्ड डेनमार्क और फिनलैंड के फैंस और फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय टीम को दिया गया है। हाल ही में 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बता दें कि एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य आपदा या संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए जान माल की सुरक्षा करना होता है। ध्यान रहे कि एनडीआरएफ का केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 16 बटालियनों का एक बल है। यह अर्धसैन्य बलों के आधार पर आयोजित किया जाता है तथा भारत के अर्धसैन्य बलों से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है। एनडीआरएफ हर संकट और आपदा की स्थिति में अपना पूरा योगदान देती है। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। इस नई पहल को हाईकोर्ट केंद्र, राज्य सरकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच निरंतर विचार विमर्श, समन्वय और सहयोग के माध्यम से न्यायपालिका की तकनीकी सक्षमता को संभव बनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगला उप थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पहले मनोज पांडे ने 1 जून 2021 को महत्वपूर्ण पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर के रूप में कार्यभार संभाला था। ध्यान रहे कि वह 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती के उत्तराधिकारी होंगे। जान लेते हैं मनोज पांडे के बारे में। जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स में नियुक्त किया गया था। पांडे स्टाफ कॉलेज कैम्ब्रली यूनाइटेड किंगडम से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने आर्मी वार कॉलेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी में हायर कमांड कोर्स में भाग लिया। पांडे ने भारत के लिए अपनी 37 वर्षों की विशिष्ट सेवा के दौरान ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। मिसेस वर्ल्ड 2022 अमेरिका की सीलन फोर्ड ने जीता है। तोशिकी कैफू जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नरेंद्र कुमार गोयनका बने हैं परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एईपीसी के नए अध्यक्ष। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को मिला है नाइटहुड सम्मान। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में हो गया है निधन। और नेशनल स्टार्टअप डे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में अमेरिका की सीलन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इससे पहले भारतीय सुंदरी हरनाज संधू ने मिस वर्ल्ड 2022 का ताज जीता था। इस मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में नवदीप कौर को बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अवार्ड मिला है। और इस तरह मिसेज वर्ल्ड 2022 इवेंट अमेरिका लास वेगास स्थित नेवाडा में आयोजन समाप्त हुआ है। जान लेते हैं नवदीप कौर के बारे में। नवदीप कौर मिसेज इंडिया वर्ल्ड की विजेता रही हैं। नवदीप कौर ओडिशा के स्टील सिटी राउरकेला की रहने वाली हैं। नवदीप कौर ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और एमबीए की डिग्री भी ली है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी भी की थी। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की है। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि वह अगस्त 1989 से नवंबर 1991 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने नवंबर 1991 में बड़े राजनीतिक सुधार विधेयकों के बाद इस्तीफा दे दिया था। वह प्रधानमंत्री बनने से पहले कई कैबिनेट पदों पर कार्य कर चुके हैं। कैफू के बाद किची मियाजावा जापान के अगले प्रधानमंत्री बने थे। कैफू खासतौर पर जापान के आत्मरक्षा बल को पहले विदेशी मिशन पर भेजने के लिए जाने जाते थे। 10 अगस्त 1991 को कैफू चीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रमुख देश जापान के पहले नेता बने। कैफू 4 जून 1989 की तियानमेन स्क्वायर घटना के बाद चीन के राजनयिक अलगाव को तोड़ने वाले भी पहले नेता बने। 1994 में कैफू लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर नई स्थापित न्यू फ्रंटियर पार्टी के प्रमुख बने। हाल ही में नरेंद्र कुमार गोयनका ने प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। पाठकों को बता दें कि यहाँ उन्होंने इस पद पर डॉक्टर ए शक्तिवेल का स्थान लिया है। इससे पहले शक्तिवेल को 2020-21 की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। गोयनका 2 दशकों से अधिक समय से प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद एईपीसी से जुड़े हुए हैं। वे शीर्ष पद संभालने से पहले भारतीय प्रधान निर्यातकों के शीर्ष निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।
अब जान लेते हैं AEPC के बारे में। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC की स्थापना साल 1978 में भारत के परिधान निर्यातकों के आधिकारिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय परिधान उद्योग को अपने प्रतिस्पर्धी लाभ और वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना, समर्थन करना और सुविधा प्रदान करना है। यह केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। हाल ही में क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक वेस्टइंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी क्लाइव लॉयड को क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ध्यान रहे कि इस सम्मान के तहत पुरुषों के लिए सर और महिलाओं के लिए डैम शीर्षक लगाया जाता है। नाइटहुड और डैमहुड को पारंपरिक रूप से इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा एक तलवार के स्पर्श के साथ प्रदान किया जाता है। अब जान लेते हैं क्लाइव लॉयड के बारे में। लॉयड ने 1975 में उद्घाटन क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में फाइनल में वेस्टइंडीज़ को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया पर जीत दिलाई थी। 4 साल बाद उन्होंने वेस्टइंडीज़ को फिर से विश्व खिताब दिलाया जब उन्होंने इंग्लैंड को फिर से एक ऐतिहासिक स्थल पर हराया। 110 टेस्ट और 87 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर वे वेस्टइंडीज़ के एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने गए हैं। उनकी कप्तानी के दौरान टीम दुनिया में सबसे सफल रही और उसने बिना हार के 27 टेस्ट मैच खेले, जिसमें लगातार 11 जीत शामिल थीं। वह वेस्टइंडीज़ टीम के पूर्व मैनेजर और चयनकर्ता और ICC मैच रेफरी भी थे। वर्ष 2009 में उन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 17 जनवरी 2022 को महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हृदयाघात के कारण 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। बिरजू महाराज कथक के पर्याय थे। बिरजू महाराज का पूरा नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्र था। उनका जन्म 4 फरवरी 1937 को लखनऊ के प्रसिद्ध कथक नर्तक परिवार में हुआ था। लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान भी मिला था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि भी दी थी। 2012 में विश्व रूपम फिल्म में नृत्य संयोजन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्टार्टअप के कल्चर को भारत के दूर दराज के इलाके तक पहुंचाना है। बता दें कि स्टार्टअप कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिससे नया कामकाज शुरू किया जाए, वहीं जिसमें कुछ लोग साथ मिलकर कंपनी की नींव रखते हैं, जिसे इनक्यूबेशन कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार के अलग अलग विभाग, मंत्रालय युवाओं और स्टार्टअप्स के साथ संपर्क में रहते हैं। सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नई खोज करने का मौका देने की है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी की वजह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। साल 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें नंबर पर था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 यानी 46वें नंबर पर आ गया है। अब जान लेते हैं फिर से कुछ सुर्खियाँ। द एसिस 2021-22 ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है श्रृंखला। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 लो किन यू को हराकर लक्ष्य सेन ने जीता है स्पर्धा का एकल खिताब। 15 जनवरी को मनाया गया है इंडियन आर्मी डे। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मशहूर पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। चलिए देख लेते हैं इन खबरों को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 34वीं बार एसेस, जो कि क्रिकेट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, जीतकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हरा दिया है। बता दें कि द एसेस क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी श्रृंखला है। यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे पुराने टूर्नामेंट में 5 मैच खेले जाते हैं। ध्यान रहे कि पिछली एसेस सीरीज 2-2 के साथ ड्रॉ रही थी, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली। द एसेस 2021-22 में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला है। यह भी ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई यह 72वीं एसेस सीरीज़ थी, जिस पर कंगारुओं ने 34वीं बार जीतकर अपना कब्जा जमाया है। हाल ही में 20 वर्षीय लक्ष्य सेन ने मौजूदा विश्व चैंपियन लो किन यू को सीधे सेटों में हराकर अपना पहला इंडियन ओपन खिताब जीता है। बता दें कि इसके अलावा टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में थाईलैंड की बुसानुन ओंगबारुफान ने हम वतन सुपानित कातिथोंग को हराकर खिताब पर कब्जा किया है। इस टूर्नामेंट के तीसरे वरीय लक्ष्य ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए खिताबी मुकाबले में सिंगापुर के लो किन को एक तरफा अंदाज में 24-22, 21-17 से पटकनी दी है। और इसके अलावा पुरुष डबल्स में भी भारत को कामयाबी हाथ लगी है, जब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकिरेड्डी खिताब जीतने में सफल रहे।
फाइनल मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सोतियावान को 21-16, 26-24 से मात दी। इसके अलावा सिंगापुर के ही योंग काई टेरी और टेन वेई हान ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में सिंगापुरी जोड़ी ने मलेशिया के चेन टेंग जी को और पे कियन वेई को 21-15, 21-18 से हराया। वहीं थाईलैंड की बेन्यापा एमसार्ड और नुनकर्न एमसार्ड ने रूस की अनास्तासिया चुरिना और ओल्गा मोरोजोव को 21-13, 21-5 से हराकर महिला युगल का खिताब जीतने में सफल रही हैं। हाल ही में 15 जनवरी 2022 को पूरे देश में भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1945 को इंडियन आर्मी की कमांड भारतीय मूल के एम करियप्पा को मिली थी। इस बार इस दिवस के मौके पर जैसलमेर में बड़ा तिरंगा झंडा फहराया गया है जो 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसकी वजन करीब 1000 किलो है। जम्मू कश्मीर और लेह के बाद जैसलमेर तीसरा स्थान होगा जहां दुनिया का सबसे बड़ा खादी का झंडा फहराया जा रहा है। हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। भारत के अनेक युवा भी आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं लेकिन गाइडेंस के अभाव में वे भर्ती नहीं हो पाते। इसलिए इंडियन आर्मी भर्ती से जुड़ी डिटेल्स अभ्यर्थी joinindianarmy.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। वैकेंसी जारी होते ही इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करें। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के बाद मेडिकल टेस्ट होगा और इस प्रोसेस के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद लिखित परीक्षा होगी। यहाँ हर फेज़ क्लियर करने के वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट लिस्ट निकालकर सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में बताया जाता है। सर्विस अलॉट करने के बाद ट्रेनिंग केंद्रों पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हाल ही में प्रोफेसर एमेरिटस को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR ने नई दिल्ली का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यहाँ प्रोफेसर तंवर का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी 3 सालों के लिए होगा। ध्यान रहे कि प्रोफेसर तंवर विभाजन अध्ययन एवं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में विश्वविख्यात विशेषज्ञ हैं तथा इन क्षेत्रों में उनकी कई पुस्तकें तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। जान लेते हैं ICHR के बारे में। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और दिशा देना और फोस्टर के उद्देश्य और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। ICHR की स्थापना 27 मार्च 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने के कारण 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बता दें कि वह NDTV के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। पत्रकारिता में शानदार योगदान के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका और राष्ट्रपति के हाथों गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला था। कमाल खान की पहचान एक तेज तर्रार पत्रकार के तौर पर थी। ध्यान रहे कि कमाल खान NDTV के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक थे। कमाल खान बीते 3 दशकों से पत्रकारिता में थे और 22 साल से NDTV से जुड़े थे। अब देखते हैं केवल सुर्खियों वाली खबरें। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की है। मशहूर कन्नड़ लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। एस सोमनाथ जो हैं वो इसरो के अगले प्रमुख बन रहे हैं। रेलवे मिशन ने एक अमानत योजना चलाई हुई है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए शुरू की है ये नई पहल। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2021 कीवी खिलाड़ी एजाज पटेल को मिला है सम्मान। टाटा ग्रुप बना है इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर। चलिए देखते हैं खबरें विश्लेषण करते हुए। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने नए साल में कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए सेवानिवृत्ति की आयु और वेतन दोनों में बढ़ोतरी की है। जहां वेतन में 23.29% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। बढ़े हुए वेतनमान के साथ नया वेतन 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, जिसमें अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। यहाँ इस वेतन संशोधन से सरकार पर प्रतिवर्ष 10,247 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अतिरिक्त राज्य ने घोषणा की कि बकाया महंगाई भत्ता DA का पेमेंट जनवरी 2022 के वेतन के साथ किया जाएगा। भविष्य निधि बीमा आदि सहित विशेष बकाया राशि का भुगतान अप्रैल 2022 तक किया जाएगा। हाल ही में चंपा के नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बता दें कि वह कन्नड़ साहित्य की बंदिया शैली की अग्रणी आवाज़ों में से एक थे और उन्होंने कई साहित्यिक और किसान आंदोलन या प्रदर्शनों में भाग लिया, जिनमें गोकाक आंदोलन, बंदिया आंदोलन, आपातकाल विरोधी आंदोलन शामिल थे। चंद्रशेखर पाटिल कर्नाटक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, प्रभावशाली साहित्यिक पत्रिका संक्रमण के संपादक थे और कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और पम्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी मशहूर रचनाओं में बानुली, मध्यबिंदु, 19 कबा नागुल जैसी कविताएं और कोडेगालू, अप्पा,
गुर्तिनावारू जैसे नाटक शामिल हैं। वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि सोमनाथ इस पद पर के सिवान की जगह लेंगे। फिलहाल सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। सोमनाथ की नियुक्ति आगामी साल के लिए की गई है। एम सोमनाथ का जन्म जुलाई 1963 में हुआ है। एम सोमनाथ TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्लम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में परास्नातक हैं। सोमनाथ अपने करियर के शुरुआती चरणों के दौरान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के एकीकरण के लिए एक टीम लीडर थे। एस सोमनाथ ने GSLV-M के थर्ड वाहन की प्रारंभिक परिभाषा के बाद विस्तृत विन्यास इंजीनियरिंग को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोमनाथ 1985 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में शामिल हुए थे। पश्चिमी रेलवे ने रेल यात्रियों के सामान ट्रेन में खो जाने या छूट जाने पर इसे वापस पाने के लिए एक नई सेवा शुरू की है। इस पहल को नाम मिशन अमानत रखा गया है। इस सेवा के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ट्रेन पैसेंजर्स के खोए हुए या ट्रेनों में छूटे हुए सामान को कलेक्ट करेगी और इसके बाद RPF इस सामान की फ़ोटो और डिटेल्स वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर डालेगा। इसके बाद जिन यात्रियों का सामान खोया है वो वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर जाकर उसे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं। जान लेते हैं इस मिशन के बारे में। मिशन अमानत अपना खोया या ट्रेन में छूटा सामान वापस लाने के लिए पश्चिम रेलवे की वेबसाइट पर विजिट करें। फिर इस वेबसाइट पर मिशन अमानत RPF टैब पर क्लिक करें। अगर आपके सामान की जानकारी वेबसाइट पर मिलती है तो आपको ये सबूत देना होगा कि सामान आपका है। इसके बाद सारी प्रक्रिया का पालन करके इसे पा सकते हैं। वेस्टर्न रेलवे को जो भी खोया हुआ सामान मिलेगा वो उसकी डिटेल्स के साथ उसकी फ़ोटो को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट करेगी। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल को दिसंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले उन्होंने भारत के खिलाफ मुंबई में खेले गए दूसरे टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का करिश्मा किया था और इसके साथ ही वे तीसरे गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी के सभी 10 विकेट लिए हैं। इससे पहले जिम लेकर और अनिल कुंबले ने ऐसा किया था। एजाज पटेल भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं। उनका जन्म मुंबई में ही हुआ था लेकिन उनका परिवार बेहतर जीवन की तलाश में न्यूजीलैंड चला गया था। एजाज पटेल ने अभी तक 11 टेस्ट खेले हैं और 43 विकेट लिए हैं। उन्होंने साल 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था। IPL को टाइटल स्पॉन्सर करने वाली मोबाइल कंपनी वीवो ने लीग के स्पॉन्सरशिप से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके अनुसार अब टाटा ग्रुप इस लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है। अब IPL 2022 को टाटा IPL के नाम से जाना जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वीवो ने वर्ष 2018 में IPL के लिए आगामी 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप 440 करोड़ प्रतिवर्ष में खरीदी थी, लेकिन भारत चीन सीमा गतिरोध के कारण इस सौदे पर असर पड़ गया। IPL 2022 में 8 की जगह 10 टीमें खेलेंगी। अहमदाबाद और लखनऊ 2 नई फ्रेंचाइजी भी शामिल होंगी। लखनऊ को RPSC वेंचर्स लिमिटेड ने 7,090 करोड़ रुपए और अहमदाबाद को CVC कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब जान लेते हैं कुछ सुर्खियों के बारे में। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। भारत भर में नेशनल यूथ डे 2022 मनाया गया। 12 जनवरी को पियरे ओलिवियर गोरिचंस बने हैं IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, केवड़िया रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम बने भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। उर्जित पटेल बनाए गए हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष। चलिए चलते हैं खबर के विश्लेषण पर। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने 34 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि क्रिस मॉरिस IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। IPL 2021 की नीलामी में क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। मॉरिस ने टेस्ट में 459 रन, वनडे में 1756 रन और T20 में 697 रन बनाए हैं। इसके अलावा टेस्ट में मॉरिस ने 12 विकेट, वनडे में 48 और T20 में 34 विकेट चटकाए। IPL में कुल 81 मैच खेले, इनमें उन्होंने 95 विकेट रहे जबकि कुल 618 रन बनाए हैं। हाल ही में 12 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इससे पहले भारत सरकार ने 12 जनवरी 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। इस बार पूरे देश में 38वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है।
इस दिवस को मनाने के उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं तक पहुंचाना है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को समाज सुधार, उच्च विचार और उदार सोच के मार्गदर्शक के रूप में प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे वेदांत के विख्यात एवं प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही अच्छे शिष्य थे। दुनिया के अन्य धर्मों के बीच हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को बेलूर स्थित रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पियरे ओलिवियर गोरिचंस को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। पाठकों को बता दें कि वह यहाँ इस पद पर भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। गोपीनाथ को IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी नागरिक गोरिचंस 24 जनवरी 2022 को IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अपना काम शुरू करेंगे। जान लेते हैं इनके बारे में। पियर ओलिवियर गोरिचंस ने मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD की है। उन्होंने 40 साल से कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय अर्थशास्त्री के लिए 2007 बर्नेसर प्राइज भी जीता था। इसके अलावा वर्ष 2008 में 40 साल से कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी अर्थशास्त्री का पुरस्कार जीता था। 2009 से 2016 तक IMF के विजिटिंग स्कॉलर के साथ साथ IMF इकोनॉमिक रिव्यू के एडिटर इन चीफ थे। अब जान लेते हैं IMF के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना साल 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस संस्था में 190 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना है। हाल ही में 11 जनवरी 2022 को पूरे भारत में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। साथ ही उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी मौत भारत से दूर ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। उनकी मौत के रहस्य को आज भी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है। रेल मंत्रालय ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है, जिसको अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि केवड़िया पूर्वी मध्य गुजरात के एक गाँव में कई आकर्षण केंद्र हैं जिन्हें एकता के नाम पर रखा गया है। इसमें एकता मॉल और एकता क्रूज शामिल है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरदार पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बता दें कि पिछले दिनों ही मध्य प्रदेश में हबीबगंज का नाम बदलकर भी रानी कमलापति कर दिया गया था। उससे पहले इलाहाबाद का प्रयागराज और फैजाबाद का अयोध्या छावनी नाम बदला जा चुका है। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। चेन्नई के 14 वर्षीय खिलाड़ी कैटोलिका में आयोजित प्रतियोगिता के 9 दौर में 6.5 अंक हासिल कर 4 अन्य खिलाड़ियों के साथ भी पार्टनर रहे। उन्होंने अपना यह तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त करने के साथ अपेक्षित 2500 ELO अंक भी हासिल कर लिया। जानकारी के लिए बता दें कि भारत से पहले मित्राव गुहा नवंबर 2021 में 72वें ग्रैंड मास्टर थे, जबकि उनसे 2 दिन पहले संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। इससे पहले भारत ने फरवरी 2020 में मॉस्को में एरोन फ्लोट ओपन में 11वें स्थान हासिल करने के बाद अपना पहला ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया था। उन्होंने अक्टूबर 2021 में 6.5 अंकों के साथ बुल्गारिया में जूनियर राउंड टेबल अंडर 21 टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल करने के बाद दूसरा मानदंड हासिल किया। यह भी ध्यान दें कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी को 3 नॉर्म हासिल करना और साथ ही 2500 ELO अंक लेना जरूरी होता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि वह इस पद पर DJ पांडेन का स्थान लेंगे और यहां पटेल बैंक के 5 उपाध्यक्षों में से एक होंगे। उनका कार्यकाल आगामी 3 साल का रहेगा। यह भी ध्यान दें कि उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रघुराम राजन की जगह RBI के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। इस बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। बैंक के प्रमुख चीन के पूर्व उप वित्त मंत्री जिन लिक्विन हैं। चीन के बाद भारत के पास ही इसके दूसरे सर्वाधिक मतदान के अधिकार हैं। अब देख लेते हैं कुछ अच्छी खबरों पर नज़र डालकर। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2022 दिए गए। देखें विजेताओं की पूरी सूची। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया है 10 जनवरी को। पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। VK भवरा बने पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP। यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पर किया। और नेशनल वाटर अवार्ड 2020 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार।
हाल ही में लॉस एंजलिस के वेवरली हिल्टन होटल में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ है। अवार्ड विजेताओं में एंड्रयू गारफील्ड को फिल्म टिक टिक बूम के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया, जबकि द पावर ऑफ डॉग को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिवर्ष जनवरी महीने में इस पुरस्कार का समारोह आयोजन किया जाता है। चयन की प्रक्रिया वोटिंग पर आधारित है। अमेरिकी और विदेशी पत्रकारों के इससे संबंधित 93 सदस्यों का एक समूह इन अवार्ड्स के लिए वोटिंग करता है। तो क्या है अवार्ड की लिस्ट? बेस्ट पिक्चर एनिमेशन एनकांटो, बेस्ट टेलीविजन सीरीज सक्सेशन, बेस्ट पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा विल स्मिथ किंग रिचर्ड, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल एंड्रयू गारफील्ड टिक टिक बूम, बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा निकोल किडमैन, बेस्ट एक्टर टेलीविजन ड्रामा जेरेमी स्ट्रॉन्ग सक्सेशन, बेस्ट एक्टर कॉमेडी म्यूजिकल टेलीविजन जैसन सुदेस्की टेड लासो, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल टेलीविजन ओ यूंगसी स्क्विड गेम। अवार्ड को दी गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं। इन अवार्ड को हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य मनोरंजन जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करना है। हाल ही में 10 जनवरी 2022 को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को वर्ष 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक प्रयास करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाया जाना है। ध्यान रहे कि इसके अलावा पूरे भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा विश्व में अधिकतम जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत के अतिरिक्त हिंदी भाषा नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो और फिजी जैसे अन्य देशों में भी बोली जाती है। अब जान लेते हैं और खबरों को। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खोला गया है। सोमा शंकर प्रसाद बने हैं यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ। हरप्रीत चंडी बने हैं अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। अलका मित्तल बनी है ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख। विनोद कन्नन बने हैं विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ। और 4 जनवरी को मनाया गया था वर्ल्ड ब्रेल डे। नेक्स्ट क्या सुर्खियां हैं? केरल हाईकोर्ट बनी भारत की पहली कागज रहित अदालत। हिमाचल प्रदेश बना भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सावित्रीबाई फुले जयंती भारत की पहली महिला शिक्षक की 191वीं जयंती मनाई गई है। अंडर 19 एशिया कप 2021 भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीत लिया है। वीएस पठानिया बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक। और वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीई के रूप में नियुक्त किया गया है। रॉस टेलर जो कि कीवी खिलाड़ी हैं यानी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए हैं। डुअल मोड व्हीकल सर्विस जापान में शुरू हुई दुनिया की पहली। बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विजय गिलानी का निधन हो गया है। यूपी सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया है। दुर्गा शंकर मिश्रा बने हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। अतुल कुमार गोयल बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ। इसी के साथ साथ पेटा जो कि पशुओं से रिलेटेड एक संस्था है, इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की अभिनेत्री आलिया भट्ट को बनाया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 गुजरात को मिला है शीर्ष स्थान। रे इलिंगवर्थ पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 केरल को मिला है शीर्ष स्थान। श्रीलंका ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है। विक्रम मिस्री बने हैं भारत के नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। विक्रम मिस्री को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि मिस्री विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं। इससे पहले वह चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और यूरोप, अफ्रीका, एशिया व उत्तरी अमेरिका में कई भारतीय मिशनों में अपनी सेवाएं दी हैं। मिस्री का जन्म श्रीनगर में हुआ था। विक्रम ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से स्नातक होने से पहले सिंधिया स्कूल में पढ़ाई की। उनके पास MBA की डिग्री भी है। सिविल सेवा में आने से पहले उन्होंने 3 साल तक विज्ञापन और विज्ञापन फिल्मों में निर्माण में काम किया है। मिस्री वर्ष 2012 से 2014 तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव थे और 2014 में नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद भी इसी पद पर बने रहे। मिस्री ने मई से जुलाई 2014 तक PM मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया और इसके अलावा वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भी निजी सचिव थे। श्रीलंका ने देश के रक्षा कारणों के चलते स्थानीय लोगों से शादी करने के इच्छुक विदेशियों के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। पाठकों को बता दें कि यह नया कानून 1 जनवरी 2022 से अनिवार्य हो जाएगा।
ये सुरक्षा संबंधी अनापत्ति पत्र यह प्रमाणित करेगा कि विदेशी व्यक्ति पिछले 6 महीने के दौरान किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। उम्मीद है कि इस नए कानून से श्रीलंका के स्थानीय लोगों को विदेशियों द्वारा शादी करके ठगे जाने से रोकने और ऐसी शादियों के जरिए बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। यह जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक के तहत केरल राज्य को देश भर में शीर्ष स्थान मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। इसके अलावा तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों में मिजोरम शीर्ष स्थान पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर सभी मानकों पर सबसे नीचे हैं और वृद्धि संबंधी प्रदर्शन में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। इलिंगवर्थ, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं, 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इलिंगवर्थ ने 19 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में पदार्पण किया था। इसके बाद उन्होंने 33 सालों के करियर में 787 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले और इस दौरान 24,000 से अधिक रन और 2,000 से अधिक विकेट अपने नाम किए। ध्यान रहे कि वह दुनिया के 9 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 2,000 विकेट हासिल करने के अलावा 20,000 रन भी बनाए हैं। इसके अलावा इलिंगवर्थ ने वर्ष 1970-71 में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इलिंगवर्थ ने 1958 से 1973 के बीच इंग्लैंड के लिए 61 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 122 विकेट चटकाए और 1836 रन भी बनाए। उन्होंने 31 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की और इसमें 12 बार जीत हासिल की है। हाल ही में जापान में दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू हुई है, जिसमें एक बस को ट्रेन की पटरियों पर भी दौड़ते देखा जा सकेगा। यह डुअल मोड व्हीकल एक मिनी बस की तरह दिखती है और सड़क पर सामान्य रबर के टायरों पर चलती है। वहीं जब इसके टायरों को इंटरचेंज किया जाता है तो स्टील के पहिए वाहन को रेल ट्रैक पर उतारते हैं, जिसके बाद यह प्रभावी रूप से इसे ट्रेन की गाड़ी में बदल दिया जाता है। आशा कोस्ट रेलवे कंपनी के अनुसार डुअल मोड व्हीकल DMV में 21 यात्रियों को बैठाया जा सकता है और यह DMV 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 37 मील प्रति घंटे की गति से रेल पटरियों पर दौड़ सकता है। इसके अलावा सड़कों पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 62 मील प्रति घंटे की तेजी से दौड़ सकता है। तो ये रही हैं आज की न्यूज़ और इसमें हमने सारे जनवरी माह तक की सारी करंट अफेयर को कलेक्ट कर लिया है और इसी के साथ साथ अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी वो छोटी ही होंगी। ये वीडियो ज़रूर काफ़ी बड़ा हो गया, इसको आप बीच बीच में पॉज करके और नोट्स के रूप में बना सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के रूप में इस पूरे जनवरी माह से बन सकते थे वो हमने शुरू कर लिए हैं, यानी कि इस न्यू ईयर 2022 से हमने आपको करंट अफेयर्स के लिए वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। ये पहली वीडियो है, ये पूरी 1 महीने की है इसलिए ये बड़ी है, लेकिन अब आपको हर वीकली करंट अफेयर्स मिलेगी, यानी कि वीक करंट अफेयर्स WCA ये आपको हर हफ्ते मिलेगी और इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने साथियों को भी बताएं चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कराएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।